हेलो दोस्तों। तो इससे पिछले वाले वीडियो में जो हम जेई और नीट की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन करा था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में डेरिवेशन कर लिया था अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर का मतलब क्या होगा? आर का मतलब होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब ए प्लस बी को अपन ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? आर। ठीक है ना। अब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप नोट कर लीजिए, जिसको आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। वैसे इस फॉर्मूले से सारे आंसर आ सकते हैं, बट कुछ नोट्स ऐसे बना रखे हमने कि अगर हमको लिख दोगे तो थोड़े जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, ये क्या लिखा हुआ है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? +1। आर मैक्सिमम, तो उस केस में अगर ये कॉस 0 1 हो गया तो यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये तो 1 बन गया। तो अंदर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, आप समझिए अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। रिजल्टेंट का ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे क्या लिखा देखो? आर मैक्सिमम। ए प्लस बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों? यहाँ देखो सिर्फ ये जो एंगल है ये वेरी कर रहा है। यहाँ पे वेरी कौन कर सकता है? एंगल। तो कौन वेरी कर सकता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। तो जब कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख रहा होगा तब रिजल्टेंट की भी वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम, जो किसके बराबर होगी? ए प्लस बी के बराबर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा? इस एग्जांपल का वैसे समझ सकते हो कि मान लो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर आप दो फोर्स लगा रहे हो। वैसे मान लीजिए ये 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 + 10 20। ये हो गया आपके पास में रिजल्टेंट, और ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट, ये कौन सा था? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल। ये क्या आपके पास में? अपोजिट। अपोजिट है दोनों, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 पर वैल्यू कितना होता है? cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो इस केस में क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या दिखाई देगा बाहर? ए माइनस बी। ए माइनस बी जो होगा वो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा वो? रिजल्टेंट का मिनिमम। क्यों? क्योंकि कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। ये इस एग्जाम्पल का समझ सकते हो कि वापस वही दो फोर्स, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने दो फोर्स लगाए। मान लीजिए एक फोर्स आपने इधर लगा दिया 10 न्यूटन का, और एक फोर्स आपने इधर लगा लिया 10 न्यूटन का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो रिजल्ट कितना हो गया? 0। ठीक है, ए माइनस बी। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम कितना होगा? ए माइनस बी। तो यहां से आप एक बात और देख सकते हो कि रिजल्टेंट की रेंज कितनी हो जाएगी? रिजल्टेंट की रेंज हो जाएगी ए माइनस बी से लगाकर ए प्लस बी के बीच में। ठीक है, रिजल्टेंट कभी भी ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है कब? जब सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो। एंटी पैरेलल है या अपोजिट डायरेक्शन है, तब एंगल कितना आएगा आपके पास? एंगल 180 है, तो उसके में रिजल्टेंट मिनिमम होगा और अपनी कितनी वैल्यू रखेगा वो? ए माइनस बी। तीसरा पॉइंट, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाए, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90। वी नो दैट cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरा टर्म जो पीछे वाला है ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या? r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, ये जानते हो पाइथागोरस थ्योरम जैसा बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है, इसमें मैंने एज्यूम किया है कि a इक्वल टू बी है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना रखा मैंने? 120। आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हो, cos 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। तो अगर इस केस में मैं रिजल्टेंट निकालूं r, तो r इक्वल टू कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 120। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि यार a इक्वल टू बी है ना, तो मैंने माना a इक्वल टू बी इक्वल टू 10 मान लीजिए। कुछ भी मान सकता, 1 मान लो, 2 मान लो, आंसर जो आएगा वो बताने की कोशिश करो।
तो ए की जगह टेन का स्क्वायर, बी की स्क्वायर की जगह टेन का स्क्वायर, -2, ए की जगह टेन, बी की जगह टेन, cos 120 की जगह -हाफ, तो ये कितना बन गया माइनस का हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो प्लस के 10 के स्क्वायर से माइनस के 10 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट के अंदर कितना रहेगा 10 का स्क्वायर, तो बाहर कितना निकल के आएगा 10। तो आप एक बात इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल, ए और बी दोनों इक्वल है, अगर एंगल 120 आ रहा है तो हमारे पास में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आर होगा। ऐसा कब होगा, जब एंगल कितना होगा 120। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप याद रखेंगे हमेशा, कि अगर a वेक्टर, b वेक्टर और r वेक्टर तीनों सेम आ गए तो ऐसा तभी हो सकता है जब उनके बीच का एंगल कितना हो 120, या उल्टा भी याद रखना है, अगर इन दोनों के बीच का a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। मैंने 10 लेके एग्जांपल किया, आप 2 लेके कर लीजिए, 4 लेके कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और डेटा देखते हैं अपन। डेटा इन द सेंस कि अगर आप, मैं कुछ और टेबल बनाता हूँ आपके सामने जिनको अपन एक तरह से क्विक रिजल्ट बोल सकते हैं, जो जेईई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत काम के हैं। मेडिकल स्टूडेंट तो इनको एक तरह से याद ही रखें, जिनसे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, 12th के अंदर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वो वाले क्वेश्चंस, और भी जहाँ जहाँ वेक्टर यूज होता है वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे चुपके बजाते सॉल्व हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन को करने में आपको हो सकता है 5 से 7 मिनट लगते हो, उस क्वेश्चन को करने में आपको, अगर आप इन चीज़ को ध्यान रखोगे तो वो क्वेश्चन आपके 10 से 15 सेकेंड के अंदर पूरा हो जाएगा और करेक्ट भी होगा। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आप बहुत लंबी कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम सिली मिस्टेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम उसको शॉर्टकट में करें ताकि हमें कुछ ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन भी नहीं लिखना पड़े और सही आने के चांसेस भी ज़्यादा रहे। ठीक है, और अगला देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, a इक्वल टू बी ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, a और b दोनों सेम है, और उनके बीच का जो एंगल है वो कुछ अलग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि a और b के बीच का एंगल लेते हैं 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं रिजल्टेंट कितना आएगा। तो निकालते हैं रिजल्टेंट, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 6। सॉल्व करेगा इसको अपन, तो मैं b की जगह a लिख रहा हूँ, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो आप देखोगे r बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर, a बाहर आ गया तो फाइनली बाहर कितना आएगा a√3। इफ a इक्वल टू b और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है इनका √3a। अच्छा, वापस एक और एग्जांपल देखो, अगर a और b दोनों बराबर हैं, थीटा उनके बीच का 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। सही बात है भैया, cos 90 बन जाएगा। cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म खत्म, गायब, तो बचेगा क्या पीछे, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब √2a, या रूट आप पीछे लिख दीजिए, बात एक ही। तो जब 60 डिग्री करा तो आंसर कितना आया a√3, जब 90 डिग्री करा तो आंसर कितना आ रहा है √2a आ रहा है। अच्छा, और देखिए a इक्वल टू b है और मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है, 2 वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच का एंगल कितना रखा मैंने 0 रखा, तो r बराबर कितना आएगा, इस केस में आपको पता है r बराबर कितना था a प्लस b, तो r बराबर कितना आ गया 2a, या 2b भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। और देख लीजिए a इक्वल टू b दे रखा है अपन को, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री दे रखा है, तो r बराबर कितना आ जाएगा a माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा 0, क्योंकि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है और आप जानते हो 180 डिग्री पे क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और 120 पे हम आपको डेरिवेशन करके बता ही चुके हैं, r इक्वल टू a इक्वल टू b हो जाएगा कब, जब एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो आप देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशन, 60 पे कितना आंसर आ रहा है, 90 पे कितना आंसर आ रहा है, 120 पे आंसर कितना आ रहा है, 0 पे कितना आ रहा है, 180 पे कितना आ रहा है। ठीक है,
इस इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिए और मैं इस इन्फॉर्मेशन की टेबल बना देता हूँ, है ना, ताकि हमको एक प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स भी बन जाए और आप इसको याद भी रख सको आसानी से। देखिए कि भैया ए और बी के बीच के एंगल अलग अलग एंगल होंगे तो उनके रिजल्टेंट कैसे कैसे आएंगे, जिसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, वही मैं बता रहा हूँ जो आपको ये सब जो ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, ये जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए ना, वरना तो बेसिक फॉर्मूले तो है ही है, एक सिंगल फॉर्मूला तो है ही है जो सारे काम कर ही सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल ये है अपने पास में कि ए इक्वल टू बी ले रखा है मैंने, ठीक है, और ये है थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या आर वेक्टर, एक ही बात है, इन शॉर्ट रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ना। देखिए अलग अलग एंगल लेते हैं। पहला एंगल लिया मान लीजिए मैंने, ए और बी के बीच का पहला एंगल ले लिया मैंने, मान लिया 0 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री, फिर एंगल ले लेता हूँ मान लीजिए मैं 90 डिग्री, फिर एंगल ले लिया मैंने 90 के बाद में 120 डिग्री, और लास्ट में आप एंगल ले लीजिए 180 डिग्री। सर इनके बीच में कोई आ गया तो 30 आ गया, 45 आ गया, 37 आ गया, 53 आ गया, हाँ तो बेसिक फॉर्मूला है, उससे आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जनरली देखा गया है जितने क्वेश्चंस खासकर नीट और मेंस के अंदर क्वेश्चन जो देखे गए उसमें इन्हीं डेटा में से क्वेश्चन आता है तो आसान रहता है। वैसे भी आपसे कोई डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि भैया दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर हैं तो उनको ऐड करके बताओ, नहीं, वो एक इन्फॉर्मेशन होगी जो आने वाले अगले कॉन्सेप्ट में यूज होगी। तो हम क्वेश्चन के अंदर जो 5 इन्फॉर्मेशन है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन जल्दी निकालने के लिए इतना काम कर रहे हैं बस, ये ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो जब 0 डिग्री होगा तो सिंपल सा इसका आंसर कितना बन जाएगा, a प्लस a मतलब 2a, ठीक है। 60 डिग्री हो तो आंसर कितना बन जाएगा, √3a। 90 का आंसर कितना बन जाएगा, √2a। 120 का आंसर कितना बन जाएगा, a, और 80 का आंसर कितना बन जाएगा, 0। सिंपल, 2a, √3a, √2a, 1 और 0। इसको आप ऐसे भी आ सकते हो कि ये लिखा हुआ है √4a, ये लिखा हुआ है √3a, लिखा हुआ है आपके पास में, ये लिखा हुआ है अंडर में 2a लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अंडर के अंदर 1a, और ये लिखा हुआ अंडर के अंदर 0a। एक ही बात है ना, थोड़ा सा आसान रहेगा याद करने के लिए, ठीक है, कि 0, 60, 90, 120, 80 इनको तो याद रख के चलना हमेशा। 0 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 पर, 120 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, है ना, इन एग्जांपल्स के ऊपर। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, है ना, एक दो एग्जांपल जिसको आप देख के और अपनी ट्रिक्स और बना लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, डेटा आप अपने हिसाब से ले लीजिए, 2-4 क्वेश्चन, है ना, आप चाहे तो किसी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, और है ना, जैसे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ए का वैल्यू 3 है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, एंगल दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री है, तो आपको रिजल्टेंट का वैल्यू बताना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आर इज इक्वल टू अंडर के अंदर a² प्लस b²। इस केस में आप √2a नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते √2a? क्योंकि √2a तो तब लेते हैं ना जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों के 3 होते हैं, 4 होते हैं, हाँ, तो √2a लेके काम खत्म कर लेते हैं। अगर ये भी 3 होता है, ये भी 3 होता है, तो आंसर आता है √3 इंटू 3 इंटू √2। ये 4 होता है, ये 4 होता है, तो आंसर कितना आता, 4√2। बट दोनों अलग अलग है तो अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ये लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 16 मतलब अंडर में 25। आप सब जानते हो अंडर 25 क्या होता है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अंडर 25 का कितना आंसर आया, 5। तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, और एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर कितना आएगा, 5। अगर आप उल्टा कर लेते, सर हम तो ये लेंगे कि ए का वैल्यू 4 ले लेंगे, बी का वैल्यू 3 ले लेंगे, एंगल हम 90 डिग्री रखेंगे। अब बताओ सर आर कितना आएगा,
तो आप देखो कि फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, तो आर का आंसर स्टिल कितना आएगा 5। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक समझना है कि 3 4, अगर ए का वैल्यू 3 दे रखा है, बी का वैल्यू 4 दे रखा है, तो आर का वैल्यू फिक्स है कितना आएगा आपके पास में 5, अगर दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, एक पाइथागोरस थ्योरम वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 10। आप करके देख लीजिए बोली, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 12, तो ये कितना बन जाएगा 15, है ना। तो इनको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट। तो अगर दो वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड आपको ऐसे दिख जाए 3 4 और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर 5 कर दीजिए। 6 8 डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10, 9 12 डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 15, 12 16 डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20। तो आप इन दो को याद रखें, ज़्यादा तो इनमें क्वेश्चन आते हैं। 3 4 का कितना होगा 5, 6 8 का कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस आप लगाइए, बुक से लगा लीजिए आप, या आपके पास जो भी नोट्स आप उसमें से करिए, ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।